come, sir? Yes. Good Yes, afternoon, Manisha. sir. Good afternoon. Come in. Please sit down. Thank you, sir. Okay. मीडियम हिंदी। जी सर। यस। मनीषा, आपका बाइक राइडिंग एक हॉबी में मैंने देखा। जी तो बाइक राइडिंग कितने स्पीड में आप चलाते हैं? सर, मैं नॉर्मल स्पीड में ही 40 के आसपास। तो फिर वो राइडिंग करने में कैसे मजा आता है? सर, चूंकि मेरा जो घर है सर वो थोड़ा हिली एरियाज में, तो सर इस वजह से। ओके। अच्छा, वो हिल एरिया है जी सर। तो उसमें क्या वो आप ऊपर नीचे बाइक होता है? जी सर। तो उसमें मतलब आप एंजॉय करते हैं? जी तो कितनी देर चलाते हैं? सर, मैं जो मेरा घर है सर वो सतपुड़ा हिल में है, तो सर मैं कभी कभी इंदौर तक आती हूँ, जो लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। 250 किलोमीटर? जी सर। और 40 की स्पीड? जी सर, दिन भर हो जाता है सर। तो फिर तो लौटने में दिक्कत होती है। सर कभी आए तो फिर इंदौर में ही रुक जाते हैं सर। अच्छा, फिर दूसरे दिन पे जाओ। तो लास्ट में आपने बाइक कब चलाया? सर अभी तो मैं 2-3 तारीख को भाई के पास गई थी, यहीं पर रहता तो तभी मैं चला रही थी यहीं पर। अच्छा, मतलब दिल्ली में? जी सर। कि यहाँ का ट्रैफिक तो बहुत आपको जी परेशानी होती है। सर। जी सर, बट मैं ज़्यादा दूर नहीं गई थी तो फिर ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो कौन सा बाइक आप पसंद है? सर मुझे सर अभी तो मैं सर मेरे घर पे जो स्प्लेंडर है सर वही चलाती हूँ, बट सर मुझे करिश्मा ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद? जी सर। वैसे लेटेस्ट बाइक का आप कुछ नाम बताएंगे जो अभी खासकर रेस में जिसका यूज होता है? सर एक अभी तो रॉयल एनफील्ड की चल रही है अच्छा। सर, फिर हार्ले डेविडसन की काफ़ी चल रही है। ओके, आपने कभी उसको चलाया? नो सर। अच्छा मनीषा, आपने हिंदी साहित्य रखा है जी सर। और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो साइंस का रहा है। जी सर। आपने कंप्यूटर साइंस से किया है। जी सर। तो आपका सब्जेक्ट साइंस से रहा है तो फिर आपको साइंस सब्जेक्ट ऑफर करना चाहिए था ऑप्शनल के रूप में, लेकिन उसको छोड़ के आपने एक हार्ड कोर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट चुना, ऐसा क्यों? सर ग्रेजुएशन में मेरे पास एक सब्जेक्ट था, हिंदी लिटरेचर का भी था। अच्छा, हिंदी तो लिटरेचर। सर 3 साल मैंने रीड किया हुआ था सर, उसी कंटिन्यूटी को मैंने आगे बढ़ाया। अच्छा, उस आगे बढ़ा। जी। तो लिटरेचर को आप एंजॉय करते हैं? जी सर। लिटरेचर आपको अच्छा लगता है? जी सर। तो हिंदी साहित्य में आपको कौन सा भाग अच्छा लगता है, कौन सा ऑथर अच्छा लगता है और कौन सी रचना अच्छी लगती सर ज़्यादातर मुझे भक्तिकाल की रचनाओं में सर कबीरदास की रचनाएं काफ़ी प्रभावित करती है। है? कविदास, सभी लोगों को कविदास, तो कविदास से अलग बताइए और कवि के अलावा। सर प्रेमचंद जी की भी रचनाएं हैं। कवि प्रेमचंद दोनों को, यानी दोनों के अलावा आपने कभी अज्ञे को पढ़ा है? जी सर, उनकी कुछ रचनाएं पढ़ी। तो अज्ञे और प्रेमचंद इन दोनों के दृष्टिकोण में क्या है? सर यदि देखा जाए तो सर प्रेमचंद जी सामाजिक यथार्थवाद को लिखने की कोशिश करते हैं, बट सर यदि अज्ञे जी का देखा जाए तो सर उन्होंने जो व्यक्ति का जो मनन है, चिंतन है, मनोविश्लेषणवाद की जो बात करते हैं, व्यक्ति को केंद्र में रख के व्यक्ति को समाज के अंदर स्वतंत्रता दिलवाने की बात करते हैं, तो सर उनका दृष्टिकोण इस तरह का था। और कोई रचना मतलब? सर अज्ञे जी की सर असाध्य वीणा है। अच्छा, वो तो काव्य। जी सर, काव्य। गद्य, उपन्यास, प्रेमचंद से तुल्य। धीरज पठार का धीरज कहानी। तो कहानी होगी, आप कोई उनका उपन्यास होता है? सर मैं एग्जैक्ट उपन्यास का नदी के द्वीप का नाम सुना है? जी सर, उनका अपनी अपनी अजनबी। जी सर। शेखर एक जीवन। जी सर। आपके सिलेबस में कोई है? नहीं सर, ये भी नहीं। अच्छा, आप अपने सिलेबस के किस पार्टी को पढ़ा, आपने किस रचना को पढ़ी और आपके टेक्स्ट पे? सर सिलेबस की सारी रचनाएं मैंने लिखी है। आपने सारी रचना? जी सर। तो आपने सिलेबस में गोदान उपन्यास, जी सर। उसके अलावा प्रेमचंद का कोई दूसरी रचना भी? सर उनकी कहानियां थी सर, वो कहानियां रीड की है। कहानी को मानसरोवर? जी सर, मानसरोवर। ओके, उसमें एक पूस की रात था। जी सर। तो पूस की रात कहानी में एक पात्र है जिसका नाम है हरखू। जी सर। बड़ी विचित्र स्थिति। हरखू ठंडे के समय अपने खेत को उगोरने जाता है। तो वहां जाता है, देखता है एक भैंस सा उसका पूरा खेत को चर रहा है, कुछ बचता नहीं। ये चाहता तो खेत को बचा सकता था, उसने उलाव लगाकर उस उलाव को भागता हुआ उसी से इंजॉय करता हुआ रह जाता है। और वो मेरे को बचाने नहीं, वो अपने खेत को बचाने नहीं जाता। इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान था? सर यहाँ पर मनोविज्ञान ये काम कर रहा है कि यहाँ पर एक कृषक की एक दयनीय स्थिति उससे बताया जा रहा है।
यदि वो उसे बचा भी लेता है, जो उसकी फसल है, यदि वो बचा भी लेता है, बाद में उसके यहाँ अनाज हो भी जाता है, तो उसकी जो इनकम होगी सर वो उसे वापस महाजन को रिटर्न करनी होगी। उसके पास खुद के पास कुछ नहीं बचने वाला है सर। और यदि वो अब हो गया है, क्योंकि उसकी फसल अब बर्बाद हो चुकी है, अब उसके पास ये एक ऑप्शन है कि वो मजदूरी एक गर्व के साथ कर सकता है, बट यहाँ पर खेती करता भी गर्व रहेगा, बट सर उसकी जो स्थिति है वो उसमें सुधार नहीं कर पा रहा है। और आपने प्रेमचंद की एक कहानी कफन कहानी पढ़ी? जी सर। उस कफन कहानी में दो पात्र, जी घीसू और माधव, जी और उसकी घीसू की बहू और माधव की पत्नी बुधिया है। इन दोनों निठल्ले को पालती है। इन जो प्रसव पीड़ा से तड़प कर मर जाती है, इन दोनों पिता पुत्र चुराए गए आलू खाने में मशगूल रहे और बाद में उनके कफन के नाम पर पैसे वसूल किया। उन्हीं पैसों से पूरा मदिरा पान और भोजन करके जो निढाल वसूला। इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान? सर यहाँ पर जो मनोविज्ञान काम कर रहा है कि गरीबी और सर एक जो दयनीय निम्न जाति की जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर गरीबी को केंद्र में रखा गया है कि गरीबी आपको किस तरह एक सामाजिक संबंधों में जो एक संबंध होना चाहिए। आपके घर में किसी की डेथ होने वाली है, उसके बाद भी आप भूखमरी और गरीबी में इतने वो लाचार है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो सर ये मनोविज्ञान यहाँ पर काम कर रहा है। अब कार्ल मार्क्स के आत्मालोक का सिद्धांत जानते हैं, द थियरी ऑफ सेल्फ एलिनेशन? मतलब कार्ल मार्क्स का कहना है कि जब आप गरीबी में होते जाते हो और आप कार्य करते हैं तो मानव को सुख देता है सृजन की क्षमता, लेकिन अगर आप सृजन करते हैं उसका फल कोई और ले जाता है तब आपने आत्मालोक की स्थिति। तो सर ये स्थिति कफन में देख सकते हैं। आगे जी भगोड़िया आपका ट्राइबल फोक डांस है, इसमें आपकी हॉबीज है। भगोड़िया कब डांस परफॉर्म करते हैं? सर ये यदि इसका ओरिजिन देखा जाए तो सर इसे हम लोग जो हमारे यहाँ पर होली का पर्व होता है, होली जब सेलिब्रेट होता है उससे 7 दिन पहले जो हमारे साप्ताहिक हाट होते हैं, तो आसपास के जो हाट लगते हैं सर वहाँ पर सोशो कल्चरल गैदरिंग होती है, तो सर वहीं परफॉर्म किया जाता है। बाकी अदर ओकेशन पे भी हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और कौन सा ओकेजन परफॉर्म करते हैं इसके अलावा? सर इससे हम लोग जैसे राखी हो गया, दिवाली के टाइम पे, फिर हमारे इंदल होता है, पाटला होता है, उस टाइम पे भी, शादियों में भी, और भी खुशी के कुछ पर्व सेलिब्रेट होते हैं तो उस समय। अच्छा, और जो भील्स के जो कल्चर है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, एक तो पहला इनमें मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा सर इनके यदि विवाह संस्था को देखा जाए तो सर इसमें एक ये होता है, इनमें ट्रेडिशनल को लिविंग का सिस्टम पाया जाता है, वधु मूल्य का प्रचलन है। सर इसमें फिर जो शादी होती है सर उसमें पेड़ के फेरे लगाए जाते हैं, जो पेड़ को साक्षी मान के, सर ये देख सकते हैं। और जो बुरी आत्मा इविल स्पिरिट्स उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं? सर इसके लिए कुछ जो हमारे पूर्वज हैं उनकी पूजा वगैरह की जाती है, उसके लिए गाता बाबा की एक प्रार्थना होती है सर, वो किया जाता है। बहुत सारे व्हील्स जो है वो क्रिश्चियनिटी भी एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने, देखा जाता है। फिर वो क्या करते हैं? वो तो इसे पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनका फॉर्म क्या है इविल स्पिरिट्स को शांत करने के लिए? सर उसमें जो उनके रिलीजन में फिर क्रिश्चियनिटी में जो कुछ बताया गया सर, वो क्या बताया गया है मैं सर इसके बारे में कंफर्म अवेयर नहीं है सर। आपके एरिया में से कुछ व्हील्स है जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट एम्ब्रेस कर लिया, अपना लिया है? जी सर। उनका ध्यान दीजिए, वो करते क्या है? जी सर, मैं चर्च में गई हूँ, बट मैंने उनके बारे में मतलब सर वो इसके बारे में नहीं जाना सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और फोक सॉन्ग आपने बार बार पिक किया, भगोड़िया फोक सॉन्ग, ट्राइबल फोक सॉन्ग, ठीक है। तो फोक सॉन्ग और जो जनरल सॉन्ग्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? सर जनरल सॉन्ग और फोक सॉन्ग में ये कि सर जो फोक सॉन्ग होता है सर उसमें जो स्थानीय भाषाएं हैं सर उसमें इसे गाया जाता है फर्स्ट, और इसमें जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उनका जो कल्चर है, उनकी वेशभूषा, उन सबको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है, और उनके जो सामाजिक मूल्य हैं सर उसे। अच्छा, और कोई डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता आपको इसके अलावा? सॉन्ग्स तो कई तरह के होते हैं, ठीक है, इसको फोक सॉन्ग क्यों कहते हैं? लोकगीत में भील लोकगीत है, इसका क्या ये है विशेषता, क्या है इसी कोई सिग्निफिकेंस बताइए आप। सर सिग्निफिकेंस तो यही होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने सामाजिक मूल्य पहुंचाने की कोशिश की जाती है, फिर जो उनकी सामाजिक व्यवस्था है उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और डिफाइन किया जाता है। अच्छा, तो भील के जो ट्राइबल हैं उनमें पॉलीगैमी एक अपनी कॉन्सेप्ट है क्या? जी सर,
जी सर, पॉलीग्राम। आपके एरिया में भी जो उनके उनके वहाँ भी प्रैक्टिस होती है पॉलीग्राम? जी सर। राजस्थान में भी कई सारे एरिया में भेल फैले हुए, कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? जी सर। कहाँ कौन कौन से एरिया है? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ सर, चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा नाम होने से भी हो जाएंगे? नहीं सर, वहाँ पर भी है सर ट्राइब। अच्छा, और बताइए। सर चित्तौड़गढ़, कोटा में भी कुछ है सर, भीलगढ़। अच्छा, ये जो मैक्सिमम है उदयपुर एरिया में है, ठीक है। भीलवाड़ा में तो है ही नहीं, वो तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक सॉरी है। सर, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था इस वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखा होगा, सैनिटेशन सेक्रेटरी रही हुई है। जी सर। रेजिडेंशियल, कौन सा रेजिडेंशियल स्कूल था? सर ये ट्राइबल गर्ल्स के लिए एमपी गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल स्कूल था सर, उसमें रही हूँ, तो सर उसी में मैं। कहाँ पे था ये, कौन सी जगह? सर ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही था, खरगोन जो डिस्ट्रिक्ट? मेरा डिस्ट्रिक्ट है सर वहाँ पर। अच्छा अच्छा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, इसके अलावा, ट्राइबल कल्चर के अलावा? ट्राइबल कल्चर के अलावा सर वहाँ पर महेश्वरी साड़ियों के लिए फेमस है सर, महेश्वर, और सर कॉटन प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, महेश्वर में कुछ और भी है साड़ियों के अलावा? सर साड़ियों के अलावा सर वहाँ पर अहिल्या घाट है, जो नर्मदा नदी के ऊपर सबसे बड़ा घाट माना जाता है सर। अहिल्याबाई की कैपिटल रही है वो, उनके शासनकाल में उत्तर वंश की सेकंड कैपिटल रही है। तो पर्यटक आते हैं महेश्वर में? जी सर, उसमें वो काफी सारे पर्यटक आते हैं सर, फिल्म वगैरह की शूटिंग वगैरह भी होती है। तो होटल्स वगैरह भी काफी होंगे? जी सर। कोई बड़ा होटल का नाम आपको याद है जो वहाँ पे, ब्रांडेड होटल? सर मुझे होटल का नाम नहीं है। अच्छा, आपको इंटरेस्ट नहीं है पर्यटन में? नहीं सर है, बट मुझे अभी फिलहाल नहीं याद है, काफी टाइम से गई नहीं ना, तो सर। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो खरगोन के पास हो और किसी के यहाँ दिल्ली से भेजना हो तो कहाँ उतरेगा? सर इंदौर। इंदौर एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक। आपके यहाँ आपकी स्कूलिंग आपने अहिल्याबाई से किया हुआ है, जी आपकी यूनिवर्सिटी अहिल्याबाई रही है, जी। आपके यहाँ एयरपोर्ट अहिल्याबाई है, कुछ बताएंगे इनके बारे में? मैम ये होलकर वंश की शासिका रही है, जो इनका शासन रहा 1767 से 1797 तक का रहा है। और इन्होंने वहाँ पर जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का इनका मॉडल काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए वर्क किया। मैम इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत वर्क किया है, और एक इन्वेस्टमेंट का मॉडल भी स्टार्ट किया था तो उसके लिए, और अपने अन्य शासक रहे हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर भी इन्होंने कुछ अपनी जो सॉफ्ट पावर थी उसका यूज किया था, तो इसके लिए वो काफी टाइम। ठीक है। सॉफ्ट पावर, यस सर। सॉफ्ट पावर क्या है? तो सर सॉफ्ट पावर ये होता है कि आप अन्य देशों या शासकों के साथ आपके संबंध, आपके जो कल्चर है, या फिर जो आपकी सोसाइटी के मूल्य हैं, या फिर आप धर्म, आध्यात्म, इन चीज़ों से बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस क्या होती है? मैम गुड गवर्नेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है, जिसमें पारदर्शिता रहती है, आप सिटीजन सेंट्रिक शासन करते हैं, जवाबदेहिता होती है। तो मैं इनके साथ यदि आप बढ़ने, लोक कल्याणकारी राज्य के अवधारणा जो हम देखते हैं, यदि इनके साथ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सर मैम इसे गुड गवर्नेंस मान लाना चाहते हैं। अहिल्याबाई के अलावा जनवरी मंथ में एक और महिला है जिनका जयंती सेलिब्रेट किया गया है, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के वो भी काफ़ी उनकी अग्रणी भूमिका रही है। मैम मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ, सावित्रीबाई फुले जी। ठीक है, चलिए आप वीवी नेट और डॉट नेट इन दोनों में डिफरेंस बता सकती है? सॉरी माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? मैं उसको डिफाइन आपका कंप्यूटर साइंस? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या क्या है? हम सेमी कंडक्टर का हम प्राइमरी यूज चिप इंटीग्रेटेड चिप मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, उसका डिफेंस और मिसाइल इंडस्ट्री वगैरह में। बाकी मैम जो बल्ब या फिर हमारे जो डिवाइसेस है उनमें use होते हैं। इसे लेकर के अभी एक एग्रीमेंट भी किया गया है, तो किस देश के साथ किया गया है? मैम शायद ताइवान के साथ में ठीक है। ये बताएं कि एक ट्राइब्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, आपको ये आइडिया है कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, क्या नाम होगी और कहाँ पे इसे बनाया जा रहा है? ये फर्स्ट ऐसी ट्राइब्स यूनिवर्सिटी होगी। ओके, आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आई हैं? नहीं, कल पढ़ा था आपने? जी मैम। क्या पढ़ा था कल? मैम उसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ही आया था, और एक में मालदीव से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, और वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित। सेमीकंडक्टर से संबंधित कौन सी न्यूज़ की आपको पता है? सेमीकंडक्टर से संबंधित कौन सी न्यूज़? सर यही न्यूज़ थी कि सर इंडिया को इसमें स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, और इंडिया ने लगभग जो 100 स्टार्टअप्स है उन्हें और इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही, और सर जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है सर
इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती है? मैम जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, तो उसमें यदि आगे बढ़ने की कोई इंडस्ट्री या स्टार्टअप प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम उनको इंसेंटिव देते हैं। आप इसके लिए किस तरह का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हैं? मैम जो सेमीकंडक्टर के लिए हम यदि मैन्युफैक्चरिंग का देखें तो फिर उसकी पर्टिकुलर एक डिज़ाइन रहती है किसी भी इक्विपमेंट के लिए, तो उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्टअप को लेकर के बात की जाए तो अभी गुजरात का नाम काफ़ी आगे चल रहा है, तो एमपी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? एमपी में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एमपी सबसे अधिक आप देखेंगे तो वन के मामले में काफ़ी आगे है, और वहाँ पर प्रोडक्शन भी देखेंगे तो सही है, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया जा रहा है। हम एमपी में इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी भी अभी स्टार्ट की हुई है, और यदि इसका हब देखें हमारे यहाँ इंदौर में काफ़ी इसके लिए 3 सेज वहाँ पर बने हुए हैं, और भोपाल में भी कुछ हो रहा है, बट जो रीजनल एक डिस्पैरिटी है कि जो सेंटर हो रहा है बस इंदौर और भोपाल या ग्वालियर तक ही पहुँच पा रहा है, बट जब इसका ईस्टर्न पार्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट अभी नहीं कर पाए। यदि इस पर प्रयास करते हैं तो हम आगे इस पर बढ़ सकते ठीक है, आपने इंडिया स्टाम्प एक्ट सुना है? हैं। ये मान लिया जाए अगर कि आप एक जिले में जिलाधिकारी मध्य प्रदेश में, तो आप व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज? सर एमपी में यदि मैं ट्रैवल, क्योंकि वहाँ पर सर 2 टाइप के डिस्ट्रिक्ट है, एक तो ट्रैवल एरियाज के और एक नॉन ट्रैवल के। यदि मैं उनमें अलग सर मैं किसमें अरे आप बताइए, दोनों में बताइए कि ट्राइबल में होंगे तो क्या आपका होगा, नॉन ट्राइबल में होगा तो क्या होगा? सर ट्रैवल में यदि मैं होती हूँ तो सर चूँकि वहाँ पर पैसा रूल सभी लागू हो गए हैं, तो वहाँ पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सर वहाँ की जो ग्राम सभा है उनके साथ जो भी मैं आगे बढ़ने के या हमारे प्रयास है सबसे पहले उनके साथ मैं सहमति बनाने की कोशिश करूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। सेकेंड चूँकि ट्रैवल एरियाज और सर वहाँ पर हेल्थ को लेके जो हमारे इंडिकेटर है वो काफ़ी पुअर है, तो फर्स्ट इसमें हम इस पे MMR IEMR को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और सर इसके लिए एक उनमें सीक्वेंस से लेने में MMR इंडिया की कितनी है अभी? हम 93 आप श्योर है 93 है? और सर वहाँ पर एक सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है, तो एक ये भी एड्रेस कर सकते हैं। और सर सेकेंड हम इनमें शिक्षा और सर इकोनॉमी इनका बूस्ट अप करने के लिए वर्क कर सकते हैं। और अगर आप नॉन ट्राइबल एरिया में होंगे, सर नॉन ट्राइबल एरिया में फर्स्ट सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जाएगा, क्योंकि सर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लेक देखा जाता है, तो फर्स्ट इस पे वर्क कर सकते हैं। सेकेंड सर इसमें भी हेल्थ पे ही करना होगा, क्योंकि सर ओवरऑल एमपी के इंडिकेटर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी रिड्यूस मतलब कम लेवल पे, तो इस पे कर सकते हैं। और उसमें भी सर शिक्षा पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो एमपी का ओवरऑल शिक्षा का यदि हम एवरेज देखें तो सर वो नेशनल एवरेज से कम है, तो इस पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए एक और है कि मान लीजिए शिक्षा की तो ठीक है, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी आज की डेट में सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी या देश लेवल, क्या क्या प्रॉब्लम है इनके लिए? विमेन उनके लिए सर उनके लिए आप जब ये इस पद पे आएंगे तो क्या एक्शन लेंगे? सर उसके लिए हमने अलग अलग स्कीमें हेल्थ कुछ एजुकेशन के लिए स्टार्ट किए, कुछ हेल्थ सेक्टर के लिए, कुछ इकोनॉमी उनकी एम्पावर करने के लिए अलग अलग प्रयास किए। तो सर वर्तमान में हमने उन्हें जो हमारे पार्लियामेंट और असेंबली है तो वहाँ पर भी 33% का रिजर्वेशन दिया। तो उनमें आप जो कोऑर्डिनेशन अमंग योर डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपने इसमें मैंने देखा बाइक राइडिंग वगैरह जो आपकी इनमें से देखा, तो सपोज आप SSP बन गए जिले का, तो वहाँ आप क्या करें? सर चूँकि NCRB की रिपोर्ट दिखाती है कि एमपी में जो वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो सर इंडिया में हाईएस्ट है, तो सर उसके लिए हम फर्स्ट वहाँ पर हमारे इनिशिएटिव लेने के लिए एक तो डिजिटल फॉर्म मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड सर जो हमारी आंगनवाड़ी है, हमारी स्कूल से और जो हमारे अदर लोकल गवर्नेंस सर उसके साथ मिलकर हम लोग इस पर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इसका प्रयास किया जाए। तो आपकी कौन रोल मॉडल है? अगर मान लो देयर हैव बीन वेरी डायनेमिक पुलिस, आपकी IPS ऑफिसर इन इंडिया, तो उनमें से कुछ रोल मॉडल आपने कभी कौन से लगता है, सर इसको आप एमुलेट करना चाहें?
सर वर्तमान में मैं जो छत्तीसगढ़ में एक IPS लेडी है अंकिता शर्मा जी, उन्हें आइडिया। आपने किरण बेदी के नाम से, जी सर। तो उन्होंने मेजर एज ए आईपीएस, उनका क्या रोल है एग्जैक्टली एज ए आईपीएस? सर फर्स्ट तो यही कि वो इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर फीमेल रही। सेकंड सर उन्होंने जो उनकी जॉब के दौरान एक जो देखा जाता था कि यही स्टिग्मा तोड़ने की कोशिश की कि एक फीमेल कैंडिडेट कैसे एक लीडिंग पोजीशन में आ सकती है एज अ ऑफिसर, तो एक ये स्टिग्मा तोड़ने की कोशिश की। सेकंड सर उन्होंने जो जेल में रिफॉर्म के लिए काफ़ी वर्क किया था वहाँ पर कैदियों के लिए, तो ये। और सर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी प्रयास किया था उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने जी पॉलिटिशियन। मनीषा, आपने बताया आपका ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स के बारे में और टेक्सटाइल के बारे में बताया। आपका साड़ी उसका स्पेसिमेन है क्या? हाँ सर ये नहीं है, बट फाइनल के लिए वही रखी है मैंने। फाइनल के लिए सेमीफाइनल के लिए नहीं रखा है। ये कौन सा है? सर ये तो ऐसे ही है, नॉर्मल साड़ी है। नॉर्मल साड़ी। और यार मैंने सोचा कि एक महेश्वरी ट्राई साड़ी का स्पेसिमेन। हाँ देखे, हम लोग भी देख लें। अच्छा, तो आपने आपका इधर देखा है भीली डांस लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? भीली डांस कहते हैं सर भीली ट्राइबल फोक सॉन्ग है सर, और डांस सर भगोरिया ट्राइबल प्रोग्राम। ओके, ये भील ट्राइब का है जी सर। और इसको भीली कहते हैं। जी सर, सर वो बोली भीली होती है सर। अच्छा, ऐसे मध्य प्रदेश में ट्राइबल लोगों के लिए काम किया, एक ट्राइबल गर्ल को शादी भी किया है। ऐसे कुछ प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आप जानते हैं? सर मैं एरियल एलविन जी को याद करती हूँ। एरियल एलविन, जी सर। या करेक्ट, एंड ही मैरिड बेगा ट्राइब की एक वुमेन थी, उनके साथ उन्होंने शादी की थी सर। अच्छा, और ऐसे आप भारत के अन्य कोई जगह में ट्राइबल्स का प्रोमिनेंस है, ऐसे कुछ जगह के बारे में जानते हैं? कहाँ कहाँ है ट्राइबल प्रोमिनेंस? सर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान के कुछ एरिया, गुजरात, महाराष्ट्र में भी। सर नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब का वहाँ पर जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सर सदर्न साइड में भी हम लोग देख सकते हैं, और सर अंडमान निकोबार में भी ट्राइब्स हैं। अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है, वो अभी भी सिविलाइज नहीं हुआ। जी सर। आप जानते हैं? सर जावा ट्राइब? या यस सुना है कि पढ़ा है? नहीं सर, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे। अच्छा, ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी सर। ज़्यादा जानकारी नहीं है तो बता दीजिए। तो हाँ, आप ठीक है, वो लोग का अभी भी सिविलाइजेशन का आया नहीं। जी सर। आपने एक प्रश्न का उत्तर में कहा था कि मैं चर्च जाता हूँ। जी सर। आप क्रिश्चियन हैं? नो सर। सर चूँकि मैं रेजिडेंशियल स्कूल में रहती थी, और सर वहाँ पर जो हॉस्टल के पास में सर चूँकि नदी का घाट था, तो सर वहाँ पर चर्च, मस्जिद और सारे रिलीजन के सारे बने हुए थे। तो हम लोग सर संडे के दिन सभी उसमें जाते थे सर, अच्छा लगता था। लेकिन कितना लोग क्रिश्चियन होगा आपका एरिया में? सर परसेंटेज तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट सर काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ। तो आपने ग्राहम स्टेन का नाम सुना है? मिशनरी जैसे लोगों का काम किया था, उनको मार दिया गया था। दादा सिंह राम की भी नहीं सुना इन्होंने। हाँ, ये क्रिश्चियनिटी कैसे आया उधर, क्यों आया? सर इसका ब्रिटिश टाइम से ही सर जो एक देखा गया धर्मों का प्रचार प्रसार करने का, तो सर चूँकि इन्हें एक माध्यम में मिल गया था सर, चूँकि वहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा थी, हेल्थ के इंडिकेटर काफ़ी पुअर थे, तो सर एक ये भी था, और लोगों में चूँकि उन्हें एक ऑप्शन मिल रहा था कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके, तो सर उसी तरह से उन्होंने वहाँ से जुड़ने की कोशिश की। फिर सर उनकी आस्था का विषय फिर वो बन गया। एक एलिगेशन होते हैं आजकल की क्रिश्चियंस मिशनरीज में ट्राइबल एरियाज में कोई इंसेंटिव्स वगैरह दे के उनको कन्वर्सन करने के लिए ट्राई करते हैं, वही एक कारण हो सकता है? सर एक कारण हो सकता है ये, हो सकता है।
अच्छा, आपने गुड गवर्नेंस के बारे में कहा था। जी इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसका क्या डिफरेंस होगा? सर, इंक्लूसिव ग्रोथ में जो समाज का हर वर्ग है और जो इकोनॉमी या सोसाइटी के हर सेक्टर है सर, उससे हम लोग शामिल करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट में ये होता है कि जो आपकी आर्थिक समृद्धि हो रही है जो मात्रात्मक है, बट उसमें यदि गुणात्मक पहलू भी आ जाता है तो सर वो विकास कहलाएगा। तो सर गुड गवर्नेंस में हम लोग इसे शामिल कर सकते हैं सर, इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसका मतलब है गुड गवर्नेंस इज अ वाइडर टर्म यस और पार्ट ऑफ इट विल बी इंक्लूसिव ग्रोथ। यस अच्छा, आपने मध्य प्रदेश के बारे में बताया, एक स्कीम है गवर्नमेंट का, देखो अपना देश, यस सुना है इसके बारे में? यस सर। क्या है इसकी? सर देखो अपना देश में सर जो इंडिया की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने सर, इसके थ्रू जो अदर कंट्रीज में जो इंडियन ओरिजिन के पीपल रहे हैं उन्हें इंडिया की तरफ टूरिज्म सेक्टर के लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है सर। अच्छा, आप तो कंप्यूटर साइंस भी पढ़े थे। आप आजकल तो कंप्यूटर साइंस से बहुत आगे चला गया टेक्नोलॉजी। जी एआई के बारे में आपको जानकारी है कुछ? यस सर। क्या है? सर ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसे मिमिक करने की कोशिश की जाती है। मिमिक करने? सर एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मशीनों में वो इंटेलिजेंस लाई जाती है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो उसकी। लेकिन मिमिक तो नहीं करते हैं। Sorry, sir. इमिटेट कर सकते हैं। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ जानते हैं? Yes, sir. क्या धारणा है आपको? सर इसके लिए आईपीसीसी ने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकाली है। आईपीसीसी क्या है? सर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो इनकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स थे सर, तो उसी में उन्होंने इंडिकेट किया था यदि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हैं तो उसके अदर कई सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो इसके लिए ओवरऑल हमें प्रयास करना चाहिए। 5 डिग्री ऊपर कहाँ से जाना है और बेस क्या हो? सर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे ऊपर की बात। और अभी जो ये डिसीजन सारा देश ने मिलकर लिया था एक सिटी में, ये कॉन्फ्रेंस कौन सा सिटी में होता है? जो COP28 सर जो भी हो, दुबई में हुई थी सर। अभी तो नया दुबई में हुआ। वो स्टैंडर्ड रेफरेंस देते हैं जहाँ ये डिसीजन हुआ था कि 1.5 में रहना है। सर पेरिस। पेरिस, करेक्ट। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा देखिए। पेरिस कॉप कितना था? सर 20। और अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या जानते हैं? सर रिन्यूएबल एनर्जी में ये होता है कि जो ऊर्जा का संसाधन है वो समाप्त नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे हम यदि फॉसिल फ्यूल का देखें तो वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा, बट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सनलाइट है तो वो सर कंटिन्यूसली बनी रहेगी। और अभी कितना इंडिया में दोनों का परसेंटेज कैसा होगा, कुछ याद है आपको? सर हम लोग का टारगेट तो सिर्फ 50% रिन्यूएबल एनर्जी लाने का है, बट सर अभी शायद मैं याद कर पा रही सर 35% के पास रिन्यूएबल एनर्जी। और फॉसिल फ्यूल एनर्जी कितना है अभी? सर उसके बाद 55%। 53, 54। सॉरी। ओके मनीषा, इंटरव्यू शुरू। मैं सर यस, चलो मनीषा कुछ इनफॉर्मल बातचीत हो जाए। आपकी आपके परफॉर्मेंस हमें सेटिस्फाई और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सारे क्वेश्चंस का। जैसे ये कंप्यूटर साइंस थोड़ा कि आपका है सब्जेक्ट, उसको थोड़ा देख लीजिए। सर वो गैप थोड़ा हो गया ना इस वजह से। नहीं तो आप उसको फंडामेंटल फार्मूला पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज देखना। आप लेटेस्ट भी कंप्यूटर पे जो भी चल रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी वगैरह, तो इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट और उसे कोई बात नहीं। हॉबी में आपका अच्छा रहा परफॉर्मेंस, अहिल्या होकर बेहतर जवाब भी रहा। सावित्री बाई फुले तो आपने बहुत एक्सीलेंट जवाब दिया। आपने फेलियर एलिमेंट को भी पहचाना, सर ने पूछा क्या, फिर आपने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट और कॉमन डिस्ट्रिक्ट में भी अंतर को बताया सबको प्रॉब्लम का भी आपने जवाब लिख दिया। किसी रोड डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस सर ने पूछा था आपसे, तो आपने से डिफाइन किया सो एवरीथिंग ओके एक्सेप्ट कंप्यूटर।
सर एक और मिस्टेक मुझे लगी, मैंने उसका न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। आज का न्यूज पेपर नहीं पढ़ाई है, दिस इज फॉल्ट ऑन योर पार्ट। मैंने आपसे पूछा नहीं क्वेश्चन कि इम्पोर्टेंस क्या है डेट की, लेकिन ये एक्चुअली डेट की जाएगी। उस दिन द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। दूसरी बात वो है वाले दिन की उसी खबर से पूछ लेते हैं। कि जब दूसरी रात में आपको बता रहा था, तो उसके बाद मैंने पूरा उसका थियरी बताई। तो ठीक है, आप नहीं जानते तो इसलिए कोई बात नहीं, हर आदमी नहीं जानता। तो जब मैंने बताया तो आपको पोलाइटली थैंक यू सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ करना है। जी सर। तो आपने कुछ उस पर सर मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। जैसे आप इधर रहते हैं अभी दिल्ली, सर अभी तो मैं यही रुकी हुई हूँ क्या कर रहे हैं? सर, हॉस्टल में रुकी हुई हूँ सर, जो इंटरव्यू के लिए लड़की मिला हुआ है सर, तो इसकी वजह से तो करना पड़ा। अच्छा, और एक बात मैंने पूछा नहीं, आपका फॉर्म में ना आपने जो फादर मदर का सैलरी लिखा है, जी सर। आपका फादर मिडिल स्कूल में काम करते हैं, मदर प्राइमरी में, जी सर। लेकिन मदर का इनकम ज़्यादा है। तो सर उसका रीज़न ये है कि मम्मी का जो डीएड है वो अभी कंप्लीट हुआ है, तो सर जो इनकम बाद में यदि कंप्लीट हुआ है तो उसकी जो पेमेंट बच जाती है तो सर वो बाद में पेमेंट वो होती है, तो मम्मी के अकाउंट में अभी डल है इसी साल। आपके रियर्स आ गया। हाँ वही सर। ठीक है, आप स्कॉलरशिप मिलता है आप इधर रहने के लिए? नहीं। सर एमपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता, बट अभी ये कोचिंग वालों की तरफ से मिल रहा है। कोचिंग बोला आपको? दिल्ली कहाँ से किया है, मतलब दिल्ली और एमपी? मैम एमपी में दूसरी थी। अच्छा, घर से किया। ओके, गुड फिनिश। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए और जनरल नॉलेज ब्रश अप टू डेट रहिए, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पढ़ते रहिए, मैगजीन्स लाइक इंडिया टुडे और वीक मैगजीन। उस दिन के तौर पे जो देख तब है कब? मैम मैं ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।